राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेन देन के अभिलेख के बारे में पढ़ा, वाउचर्स क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमने इसकी बात की। फिर हम लोग आगे आए तो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने का कोशिश किया कि कैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। और साथ में हम लोगों ने पिछले क्लास में अकाउंटिंग के प्रकार के बारे में बात किया कि अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं, मतलब अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तो हमने उसको दो तरीके से बांटा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पे। और सिर्फ उतना ही नहीं बांटा, हम लोगों ने बाकायदा ये भी देखने की कोशिश किया कि अकाउंटिंग करने के लिए जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं उसके क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं। तो आइए उसी चीज़ को आगे समझते हुए कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज। तो देखते हैं आगे कि ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैसे हमें मदद करता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम लोगों ने बाकायदा पिछले क्लास में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच को समझना है तो आपको अकाउंटिंग को दो पार्ट में, नॉर्मली अकाउंट्स को आपको दो पार्ट में बांटना होता है। एक होता है आपका पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। जब बात पर्सनल की होती है तो पर्सनल और इम्पर्सनल दो तरीके से बंटते हैं। जब बात पर्सनल की होती है तो पर्सनल अपने आप में कई पार्ट में बंटते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जैसे पर्सनल की जब बात करते हैं तो एक उसमें होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है बच्चों जो हम लोगों ने देखा था वो होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरा हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था वो था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये तीन तरह के पर्सनल अकाउंट हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में समझने की कोशिश किया, जिसमें हमने बाकायदा इस बात का चर्चा किया था कि जिसका जन्म नेचुरल तरीके से हुआ है, जिसका जन्म हुआ है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उसके अकाउंट को हमेशा हम नेचुरल पर्सनल कहते हैं। जैसे राम का कोई अकाउंट है, या फिर श्याम या कोई अली नाम के व्यक्ति का अकाउंट है, तो ये अकाउंट जो है ये इसका जन्म हुआ है, और जिसका भी जन्म हुआ है वो नेचुरल पर्सनल में आता है। वही आर्टिफिशियल पर्सनल जो होता है जिसको हमने क्रिएट किया है, जिसे हमने क्रिएट किया है अपने सुविधा के अनुसार, जिसको हमने बनाया है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहे हैं क्योंकि हमने अपने सुविधा के अनुसार इसको बनाया है। जैसे अगर हम टाटा का अकाउंट अगर बनाते हैं, रिलायंस का अकाउंट बनाते हैं, या फिर अडानी ग्रुप का अगर हम अकाउंट बनाते हैं, तो ये सभी अकाउंट वो अकाउंट हैं जिनको हमने क्रिएट किया है, ये नेचुरली इनका जन्म नहीं हुआ है। ये हमने समझा था। साथ में हमने ये देखा था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हम थोड़ी देर के बाद समझते हैं, पर उससे पहले हम लोग समझते हैं इम्पर्सनल अकाउंट को। और इम्पर्सनल अकाउंट में हमने अकाउंट को दो पार्ट में बांटा था, एक था पर्सनल और दूसरा था हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा था बच्चों हमारा वो था नॉमिनल अकाउंट। जब बात हम रियल की करते हैं तो सभी तरह के जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, वो सभी एसेट्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। जैसे आपके पास कैश है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। आपके पास कोई बिल्डिंग है, घर है जिसमें आप व्यवसाय चलाते हो, ये आपका क्या है? रियल अकाउंट है। या फिर आपके पास कुछ जमीन है, ये भी क्या है? रियल अकाउंट है। इसके बाद आगे हम अगर चीजों को समझें, आप कुछ मशीनरी का इस्तेमाल करते हो, तो ये सभी अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। बस एक बात का हमने ध्यान दिया था कि ये सभी रियल अकाउंट हैं, बिल्कुल हैं, पर एसेट्स के कैटेगरी में आने वाले चीजों में से एक होता है आपका डेटर,
मैंने बार बार सीखा है, डेटर में बी लिखा जाता है, डेबिटर वो लिखा जाता है, पर पढ़ा डेटर जाता है। डेटर का मतलब वो है जिसने आपसे कुछ उधार, ड्यू, इंटरेस्ट देना बकाया है। जैसे ही आपने इस वेजेस वर्ड के पहले इस आउटस्टैंडिंग को आपने लगाया, रेंट वर्ड के पहले एडवांस टर्म को लगाया, जैसे ही आपने सैलरी वर्ड के पहले प्रीपेड लगाया, इंटरेस्ट के बाद ड्यू लगाया, ये बाय डिफॉल्ट अब नॉमिनल अकाउंट नहीं रहा। अब ये सभी के सभी अकाउंट बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो ये तो हमने चीजों को समझा, जाना, देखा और बात भी किया। अब इसी चीज पे संबंधित हमने चीजों को जो समझा, इसको जो हमने क्लासिफाई किया, देखा, अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी चीजों को हमने 3 वर्ग में क्लासिफाई किया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा लेन देन किस कैटेगरी में जाएगा, कौन हमारा पर्सनल होगा, कौन हमारा रियल होगा और कौन हमारा नॉमिनल होगा। तो देखते हैं एक प्रश्न को और समझने का कोशिश करते हैं, क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन जो लेन देन है वो किस कैटेगरी में आएगा, तभी जाकर के हम शायद अकाउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों, एक प्रश्न है आपके सामने में जिसके कुछ लेन देन का चर्चा आपके सामने में किया गया है। इन सभी लेन देन को ट्रेडिशनल मेथड के तहत जो मैंने आपको सिखाया है, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल अकाउंट के तौर पे इनको क्लासिफाई करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम यहां पे कैश की। ये जो कैश दिया गया है, क्या लगता है बच्चों, ये कैश क्या होगा? कैश एक तरह का आपका एसेट्स है और एसेट्स हमेशा किस कैटेगरी में जाता है बच्चों? ये आपका रियल अकाउंट है। वही अगर हम बैंक की बात करते हैं, हमने बताया था कि बैंक भी एक तरह का एसेट्स है, पर यह अपवाद है, यह अपवाद है। 2 चीजों के बारे में बताया था कि वो एसेट्स होते हुए भी अपवाद है, उसको हम कभी भी रियल नहीं मानते हैं, इसलिए कभी भी आप भी गलती नहीं करेंगे। बैंक जो हमारा होता है अकाउंट, वो कभी भी एसेट्स होते हुए भी ये रियल अकाउंट नहीं होता, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सनल की कैटेगरी में ये आता है। वही अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने आपको बताया है आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में। अगर ये सिर्फ सैलरी होता तो नो डाउट कि ये हमारा एक तरह का खर्च होता व्यवसाय के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके नीचे आप पहले देखेंगे तो ये आ गया है आउटस्टैंडिंग। और मैंने जैसे ही बताया कि कोई भी खर्च या आय, किसी भी तरह का लाभ या हानि के पहले या बाद कुछ भी अगर लग जाता है तो वो फिर अपना स्वरूप खो देता है, और यही वजह से ये सैलरी खर्च होते हुए भी इसके पहले आउटस्टैंडिंग लग गया। इस वजह से ये भी आपका पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आ गया है। पर्सनल अकाउंट में ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैटेगरी कहेंगे, उसमें आ गया है। वही हम बात करें सेल्स की, जो सेल्स की जब बात होती है तो सेल्स क्या है? सेल्स जब आप करते हो, अगर आप कोई दुकान खोल के रखे हो और आप चीजों को जब बेचते हो तो आपको उसके वजह से आता है आय, बोले तो उसके वजह से आपको आता है रेवेन्यू, या यूं कहें आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ इनकम कमाते हो। और जब भी पैसा जिस भी वजह से अगर बिजनेस में आता है, वो हमेशा किस कैटेगरी में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। या जब भी व्यवसाय से पैसा खर्च होता है तो वो किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में होता है। कि नॉमिनल का मतलब ही होता है किसी भी तरह का इनकम या गेन या एक्सपेंसेस या लॉस। तो हमने सेल किया है तो हमारे पास कुछ पैसे आए हैं तो बाय डिफॉल्ट ये नॉमिनल अकाउंट में होगा। अक्रूड इंटरेस्ट, अब समझिएगा, ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट जो होता है ये क्या है? आपने इंटरेस्ट दिया या लिया, ये आपके लिए क्या हो सकता है? एक तरीके का नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट चुकाया है तो आपका खर्च हुआ है, या आपको इंटरेस्ट मिला है, कहीं आप इन्वेस्टमेंट कुछ रख करके रखे हैं, आपने कुछ निवेश किया है, उसकी वजह से आपके पास कुछ इंटरेस्ट आया है, तो वो आपके लिए इनकम हो सकता है। पर मैंने बोला कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट दिखने वाला अकाउंट, अगर उसके पहले कुछ भी आ गया है
अगर कुछ भी आ गया है तो उसके आते ही वो क्या बन जाता है, अब वो नॉमिनल नहीं रहता, अब वो क्या बन गया है बच्चों, पर्सनल अकाउंट बन गया है। इंटरेस्ट आपका खर्च है या इनकम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर अक्रूड जैसे ही लग गया तो ये अब न ही नॉमिनल रहा न ही रियल, ये क्या बन गया है, पर्सनल बन गया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन चुका है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आपने कोई घर जो है वो किराए पे ले रखा है, लीज पे लेकर रखा है, मोटा मोटी भाषा में अगर समझे तो आपने जो किराए पे जो घर लेके रखा है वो आपके लिए एक तरह का संपत्ति है, भले ही वो टेम्पररी है पर वो आपका क्या है, एक तरह का संपत्ति है, वो एक तरह का आपके लिए एसेट्स है। टेम्पररी ही है क्योंकि आपने 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल के लिए आपने लिया है, पर ये आपके लिए एक तरह का संपत्ति है। और जब भी संपत्ति की बात होती है बच्चों, वो क्या होता है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो जी हाँ, ये क्या होएगा, रियल अकाउंट आएगा। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन जो इसमें बाकी हैं उसको देखते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आगे के लेन देन के बारे में। ड्राइंग्स, सबसे पहली बात कि आप ड्राइंग्स की बात जब करते हैं तो ये होता क्या है। तो बच्चों ड्राइंग्स की जब भी बात होगी आप समझिएगा, आप एक व्यवसायी हैं, मान लीजिए ये आप व्यवसायी हैं, आपका नाम है मोनू और आप एक व्यवसाय सेटअप करते हैं और इसका नाम आप रखते हैं मोनू एंटरप्राइजेस। ठीक है, मोनू एंटरप्राइजेस आपने नाम रखा है। ठीक है, और इस व्यवसाय को जिंदा करने के लिए आपने इसमें लगभग 5 लाख रुपया जो है वो आपने लगाया है। अब समझने वाली बात है कि आपने व्यवसाय में पैसा लगाया 5 लाख रुपया और उस व्यवसाय को आपने खड़ा किया। व्यवसाय आपके लिए एक तरह का ऐसा स्रोत है जो कल के डेट में अगर ये सक्सेस होता है तो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन अचानक आपको कुछ पैसे की जरूरत कुछ महीनों के बाद आ जाती है और आप इस 5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया आप पर्सनल यूज के लिए, ये 1 लाख रुपया जो है अगर व्यवसाय के लिए खर्च किया गया रहता, व्यवसाय के लिए आप गुड्स खरीदे रहते या 1 लाख रुपया से आप व्यवसाय के लिए फर्नीचर्स खरीदते, मशीनरी खरीदते या व्यवसाय को चलाने के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसमें अगर खर्च किया अगर आपने होता तो वो ड्राइंग्स नहीं कहा जाता। पर ये 1 लाख रुपया आपने पर्सनल यूज के लिए आपने क्या कर दिया है, निकाल लिया है। क्योंकि आपको कोई महंगी मोबाइल पसंद आ गई थी, आपको वो फोन मोबाइल खरीदना था, इसलिए आपने पर्सनल यूज के लिए उस व्यवसाय से 1 लाख रुपया आपने निकाल लिया। तो ये जो पैसा आपने निकाला है इसी को बोला जाता है हिंदी में आहरण, इंग्लिश में बच्चों इसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ये क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। इस वजह से आपका जो कैपिटल है वो घटता है, कैपिटल घटता है। जैसे मानिए 5 लाख रुपए आपका व्यवसाय का था, आपने 1,000 रुपए उस 1 लाख रुपए आपने निकाल दिया तो आपके पास जो बचे हुए कैपिटल हैं वो मात्र कितने बचे, 4 लाख रुपया बचे। तो यही मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइंग्स जो है वो एक तरीके का आपका क्या होता है, खर्च होता है, एक तरह का जो होता है वो कैपिटल को कम करने का एक कारण होता है। अगर आप निकालते हैं तो वो कैपिटल से कमता है और यही वजह है कि आप जब इसको निकालते हो तो एक व्यक्तिगत तौर पे आपको निकालते हो और इसीलिए इसको हमेशा पर्सनल अकाउंट माना जाता है। पर्सनल अकाउंट माना जाता है क्योंकि कोई भी ओनर है, मान लीजिए ये पैसा किसने निकाला, मोनू ने निकाला, ये एक जिंदा व्यक्ति है जिसने इस पैसे को निकाला है, तो इस वजह से ये किस कैटेगरी में गया, पर्सनल अकाउंट में गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की, सबसे पहली बात है कि अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो अगर आपका कोई सामान है, अगर आपको कोई आईफोन लेना है और उसकी कीमत 75,000 रुपया है, ठीक है, आपको दुकानदार बोलता है कि अगर आज आप अभी 2 घंटे के अंदर अगर आप लेते हो तो मैं इस पे 15,000 रुपए का आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो सोचिए आप जो आईफोन 75,000 में खरीदने वाले थे, इस डिस्काउंट की वजह से आप कितने में खरीदेंगे, 60,000 रुपीज में, 60,000 रुपीज में। तो ये जो 15,000 रुपया जो आपको डिस्काउंट दिया गया है इसको आप क्या मानेंगे। तो आपने पहले ही बोला कि डिस्काउंट जो अगर वर्ड है वो आपके लिए क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट है।
मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट अगर मिल गया तो आपको प्रॉफिट है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन मैंने फिर बोला कि कोई भी ऐसा नॉमिनल अकाउंट जिसके साथ कुछ भी लग जाता है रिसीव्ड, बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल अकाउंट होते हुए भी क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, सॉरी ये डिस्काउंट रिसीव आपने किया है, आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपने ये प्राप्त कर लिया है, इसको आपने अवील कर लिया है, तो यह आपका 75,000 रुपए की जगह पे आपने 60,000 रुपए ही दिया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। वही अगर हम बात करते हैं आगे, तो बैड डेट्स की बात करते हैं। अब ये बैड डेट्स क्या है, पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप सभी बच्चे। बैड डेट्स की अगर बात करें, बैड डेट्स भी कुछ बच्चे बोलते हैं, ये क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है। अब इसको अगर समझना है तो आप समझिएगा सबसे पहली बात कि बैड डेट्स जो होता है इसकी कंडीशन क्यों आती है। तो इसमें दो शब्द है, एक शब्द है बैड और दूसरा शब्द है डेट्स। बैड डेट्स, डेट्स का मतलब होता है कर्ज, और बैड का मतलब जो डूब गया, मानो क्या हो गया, डूब गया। मतलब वो कर्ज जो आपने किसी को भरोसे पे दिया था, पर उस व्यक्ति ने उस भरोसा को तोड़ दिया और वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो उसको आप क्या मानते हो, बैड डेट्स मानते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक व्यवसायी हूं और मैंने अपने व्यवसाय में किसी व्यक्ति को उधार बेचा कुछ सामान, मैंने 5,000 रुपया का उधार मैंने एक सोनू नाम के व्यक्ति को बेचा, और ये जो सोनू है ये धोखेबाज निकल गया, ये हमारा फोन ही नहीं उठा रहा। तो हमने तो ईमानदारी पूर्वक, व्यवसाय का नियम होता है उधार चीजों को कई बार खरीदना और बेचना पड़ता है, इस वजह से हमने सोनू को सामान बेचा, पर सोनू ने हमारा फोन ही उठाना बंद कर दिया, एरिया में आना भी, हमारे दुकान की तरफ आना बंद कर दिया। अब क्या करें भाई, तो दुकानदार भी इस चीज को लेके चलता है कि वो अगर 1 लाख रुपए अगर मार्केट में उधार दे के रखा है तो कुछ परसेंट ऐसे होंगे, 5% 10% ऐसा स्थिति आएगा कि वो उधार उसका रिकवर नहीं हो पाएगा, उधार उसका रिकवर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह का उधार जो है वो मेरा ये 5,000 रुपए है, जो मैं कई एक बार रिपीट करने, कॉल करने, बोलने के बाद भी मैं अब ये उम्मीद करने लगा कि ये शायद पैसा अब नहीं मिलेगा। मैंने अपने आप को सांत्वना दे दिया कि ये पैसा शायद अब लगता है डूब गया। मैंने इसको एक तरीके से ऑलरेडी डूबा हुआ मान लिया और हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी। पर अचानक इस सोनू का हृदय परिवर्तित होता है और उसको लगता है उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, और इस वजह से वो 5,000 रुपया हमें कुछ वर्षों के बाद वापस कर जाता है, वापस कर जाता है। अब ये वो अमाउंट है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास ये पैसा आया। ये एक तरीके से हमारे लिए क्या मान के हमने चला कि ये जो अचानक बिना उम्मीद का कोई पैसा अगर आपके पास आया है तो आप उसको एक तरीके का लाभ मानते हो, एक तरह का आप आय मानते हो, ठीक है। और इसी वजह से ये लाभ या आय की जब भी बात होती है तो लाभ या आय किस तरह का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में जाता है बच्चों। यही बात है कि जब भी बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ की जब बात करेंगे तो बैड डेब्ट्स यहां पे नहीं रिकवर हो पाया, नहीं रिकवर होने की वजह से हमने बैड डेब्ट्स को अपना लॉस मान लिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद अब ये लगता है कि पैसा नहीं आएगा। जब पैसा का उम्मीद हमने खो दिया था तब वो पैसा आया तो वो हमारे लिए प्रॉफिट, और हम बिल्कुल भी उम्मीद खो चुके हैं कि वो पैसा अब नहीं आएगा तो वो हमारे लिए लॉस, हानि है। और जब भी लॉस या हानि की बात होती है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। जब भी लॉस या हानि की बात होती है, आपने कुछ परचेज किया है, कुछ भी आपने परचेज किया है। अब परचेज को क्या मानेंगे भाई, परचेज जब करते हैं तो चीजें खर्च होती हैं। अब अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, दुकान के लिए पंखा खरीदने जा रहे हो, दुकान के लिए आप कुछ भी खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, दुकान के लिए जरूरत का फर्नीचर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो इसमें जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं। और जब भी पैसे खर्च होते हैं तो जब भी खर्च की बात होती है तो ये बात आपको मान के चलना है कि पैसा अगर खर्च हुआ तो
तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये भी हमारा किस तरह का अकाउंट होगा बच्चों, नॉमिनल अकाउंट होगा। वही हम थोड़ा और आगे चलते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, देखो हमने बैड डेट को अपना हानि माना तो वो नॉमिनल है, तो जिस बैड डेट को हमने उम्मीद नहीं किया था और वो हमें पैसा वापस मिल गया, तो ये हमारे लिए एक तरीके का क्या है, ये प्रॉफिट है। व्यवसाय में ये पैसा एक तरीके का आय माना जाएगा या फिर एक तरीके का लाभ है, ये माना जाएगा। और जब भी रिकवर्ड की बात होगी या रिटर्न ऑफ की बात होगी, ये दोनों हमारे लिए या तो खर्च है या फिर लाभ है। और इस सिचुएशन में ये भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। भाई हम बात करते हैं प्लांट और मशीनरी की। प्लांट और मशीनरी कैसे चीज है भाई साहब, ये वो चीज है जिसकी वजह से हम व्यवसाय को चलाते हैं। अगर प्लांट और मशीनरी ना हो तो शायद हम व्यवसाय को ना चला पाए। ये हमारे लिए फुली रूप से प्योर क्या है, एसेट्स हैं। और जब भी एसेट्स की बात होती है हम आंख बंद करके उसे रियल अकाउंट मानेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो एसेट्स डेटर जिसको हम कहते हैं, या फिर वो एसेट्स जो है वो बैंक नहीं होना चाहिए। बैंक और डेटर को छोड़कर के दुनिया की हर एसेट्स हमेशा रियल अकाउंट होगी। तो आइए कुछ प्रश्न को और देखते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने में अगला लेन देन है जिसमें हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल की जब बात करेंगे तो आप कैपिटल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हिंदी में इसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। और अभी तुरंत हमने बताया कि कोई भी व्यवसायी अगर उस व्यवसाय को जिंदा करना चाहता है तो उसको उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालने होते हैं, और जो पैसा डाला जाता है यही पूंजी कहलाता है या फिर कैपिटल कहलाता है। और इससे कुछ भी पैसा अगर आप पर्सनल यूज के लिए अगर निकालते हो तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। ये चीज हमने देखा था। पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैपिटल है या पर्सनल यूज है, ये दोनों किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि ये इसका नाम अमन है, अमन नाम के व्यक्ति ने ये बिजनेस को सेटअप किया है, तो अमन एक व्यक्ति जिसने पैसा लगाया है और निकालता भी है तो वही व्यक्ति निकालता है। ये इसलिए हमेशा ये किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन होता है। और जब भी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन होता है तो ये हमेशा पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में जाता है। ये हमेशा पर्सनल होता है, चाहे वो पैसा आप व्यवसाय में लगाइए या पैसा व्यवसाय से निकालिए, ये हमेशा आपका पर्सनल अकाउंट होता है। भाई अगर हम बात करें तो आपने इंटरेस्ट चुकाया है, ये एक तरीके का खर्च है। हो सकता है आप कुछ लोन लेके रखे हैं, कुछ आपके लेनदार हैं जिनको आपने पैसा पूरा नहीं चुकाया तो उसकी जगह पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, या आपके लिए एक तरह का खर्च है, एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। और जब भी हम खर्च या आय की बात करते हैं बच्चों, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हमने जो इंटरेस्ट चुकाया ये हमारे लिए एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। अब आपके सामने में आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक की बात जब हुई है तो बैंक होता क्या है, तो हमने आपको समझाया कि सर जब भी बात बैंक की होती है तो बैंक बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एक तरीके का एसेट होता है, व्यवसाय के लिए एक तरह का संपत्ति होता है। पर बैंक संपत्ति होते हुए भी इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मानते हैं, या यूं बोले आर्टिफिशियल तो पहचानने के लिए है, पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो जब बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट होता है वो समझ लीजिए आप। तो मान लीजिए एक बैंक का में आपका अकाउंट है, आपका बैंक में आपका अकाउंट है। मान लीजिए ये बैंक आपका दुनिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, इसमें आपका खाता है और आप करोड़ों रुपए का लेन देन करते हो। बैंक ने भी इसको देखा है, तो बैंक आपको एक स्पेशल सर्विस देता है, कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और कई बार आपके खाता में पैसा कम होता है, पैसा कम रहता है, और कई बार आप चेक इशू कर देते हो, इस वजह से चेक आपका बाउंस हो जाता है, या पैसा निकालने के लिए आप कोई आपके नाम पे आता है, किसी को आपने
कह दिया है कि पेमेंट ले लेना, तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है। तो क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपका क्रेडिट बहुत अच्छा है, आपका जो एक ट्रस्टवर्दी है वो बहुत बेहतर आदमी है, तो हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं ओवरड्राफ्ट का। मतलब कहने का मतलब ये है, ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि मैं आपको फैसिलिटी देता हूं 50 लाख रुपया के ओवरड्राफ्ट का। मतलब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या नहीं हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा इस 50 लाख रुपया से आप किसी भी तरह के लेन देन को कर सकते हैं। एक सीमित समय के अंदर, जो 30, 35, 45 दिन का होता है, इस सीमित समय के अंदर अगर आप पैसा चुका देते हैं तो हम आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। पर ये जो 50 लाख रुपया है ये आपके अकाउंट में नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी इस 50 लाख रुपए तक का पैसा का आप इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, टेम्परोरी लोन होता है, जो पहले से अप्रूव किया जा चुका होता है। इसके लिए आपको बैंक को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बैंक आपके साख को देखते हुए, आपके क्रेडिट को देखते हुए ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देता है। एक लिमिट तय होता है, ये अलग बात है। तो एक बात बताओ कि बैंक की जब आप बात करते हो तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक से अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया, ये किस तरह का अकाउंट होगा? सीधी बात है, ये भी हमारे लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा, और कुछ और की सोचने की बात ही नहीं हो सकती। ये भी हमारे लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा। प्रीपेड रेंट की अब हम बात कर रहे हैं। भाई साहब, रेंट आपके लिए एक तरह का खर्च है। रेंट अगर आप चुकाते हो तो ये आपके लिए एक तरीके का खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन यहां पे गौर से देखें तो सही, इसके पहले एक वर्ड आ गया है प्रीपेड, मतलब आपने इसका पहले ही भुगतान कर दिया है, पहले ही आपने भुगतान कर दिया। वास्तव में आप अगर ये जनवरी महीना है, आप जनवरी महीना की जगह पे आप फरवरी और मार्च का भी रेंट अगर आपने चुका दिया है, तो फरवरी और मार्च तो अभी आया नहीं है, आपने उनके कमरे का, उनके घर का इस्तेमाल, उनके बिल्डिंग का इस्तेमाल आपने किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपने भुगतान कर दिया है। और जब जैसे ही आपने किसी भी खर्च के पहले इस तरह का कोई भी टर्म आपने लगाया, चाहे वो प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, ड्यू हो, एडवांस हो, अक्रूड हो, इस तरह की कुछ भी चीजें अगर आपने जैसे ही लगाया, वो तब जब प्रीपेड रेंट की होती है तो बात जब प्रीपेड रेंट की होती है, तो ये प्रीपेड रेंट वो टर्म है जिसके पहले एक टर्म आ गया है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू या एडवांस जैसे शब्द आ जाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। है ये खर्च, और इसके पहले जो प्रीपेड आ गया, इस वजह से क्या हो गया, ये एक तरीके का पर्सनल अकाउंट बन गया। वही अगर हम बात करते हैं कैरेज एंड वॉर्ड, मान लीजिए आप कोई सामान मंगवाते हो, मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, परचेज आपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा है। अब बहुत सारे कंटेनर या बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं, अब सर पे उठा के तो आप उसको लाओगे नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, एक भाड़े के लिए गाड़ी करोगे, जो भाड़ा वाला जो गाड़ी है वो आपके सामान को लेकर के आपके घर तक पहुंचाएगा। तो आपने परचेज किया, कोई सामान खरीदा, आप 1 लाख रुपए का आपने खरीदा, पर भाड़ा भी तो आपने 20,000 रुपया दिया है सामान को घर तक पहुंचाने का। तो अब 1 लाख रुपया को अगर आप खर्च मानते हो, तो ये 20,000 रुपया जो उसको लाने में खर्च हुआ, ये भी तो आपके लिए खर्च है। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जिस चीजों को मंगवाने में जो खर्च होता है, समझिएगा। और जब बात खर्च की हो गई तो इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए, ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। वही हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, गुडविल का अर्थ होता है ख्याति। अब ये क्या होता है ये समझिएगा गौर से। आप एक व्यवसाय चलाते हो, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान, बहुत पुरानी दुकान जो कई एक पुश्तों से आपके पिताजी के द्वारा चलाया जा रहा है, और मान लीजिए आप उसमें समोसा बेचते हो, लेकिन आपका समोसा इतना फेमस है कि शायद उस दुकान से समोसा खरीदने के लिए अगल बगल के 10-15 किलोमीटर से लोग आपके पास आते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान का समोसा खरीद के ले जा सकें। तो ये जो आपके दादाजी ने इस बिजनेस को सेटअप किया, फिर इस बिजनेस को आप पिताजी ने चलाया, और अब आप इसको चला रहे हो, दादाजी, पिताजी और आप इसको चला रहे हो। तो याद रखिएगा ये वर्षों का मेहनत है, इसके लिए आपने 50 वर्ष खपाया है,
कि आप अपने इलाके का सबसे बेस्ट समोसा बेच सको। और यही वजह है कि आपके पास हर तबके का व्यक्ति पहुंच रहा है जो पिछले 50 वर्ष से आपके यहां समोसा खाते आ रहा है। पिछले 50 वर्ष से आपके यहां समोसा खा रहा है। इस वजह से आप नॉर्मल जो एक समोसा बेचते 100 पीस, पर आप 50 वर्ष से इस मेहनत को करते आ रहे हो, इस वजह से आप समोसा बेचते हो 500 पीस। तो जो आप एक्स्ट्रा कमाई कर पा रहे हो, इसके पीछे का रीजन है आपकी ख्याति, आपका गुडविल। और गुडविल जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से आपको हमेशा फायदा पहुंचाता है, आपको बिजनेस को करने में आसान बनाता है। और जब भी कोई भी चीज जो आपके बिजनेस में मदद करता है, फर्दर फायदा पहुंचाता है, वो आपके लिए हमेशा एक तरीके का क्या होता है, एसेट्स होता है। अब दो तरह की बातें हो सकती हैं कि सर एसेट्स कैसे हो सकता है। तो देखिए, एसेट्स को अगर आप क्लासिफाई करते हो तो दो तरीके के एसेट्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल और एक होता है नॉन टेंजिबल। मूर्त और अमूर्त। टेंजिबल का मतलब वो होता है कि वो एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो फिजिकली। जैसे आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास मोबाइल है, ये आपके लिए एसेट्स है, उसको आप टच कर सकते हो। पर कुछ ऐसे भी तो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते पर वो आपके लिए फायदेमंद हैं। जैसे आपका गुडविल, जो इलाका में आपका बेहतर समोसा बनाने के लिए जो आपका नाम है, ये आपका गुडविल है, ये भी आपका एसेट्स है, पर इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी ये है। उसी तरह से आपके पास कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट आपने करवा के रखा है, तो ये सब चीजें जो है, ये चीजें को आप छू नहीं सकते, पर उस कॉपीराइट या पेटेंट की वजह से वो चीज सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो। और यही वजह है कि गुडविल को एसेट माना जाता है, गुडविल को एसेट की कैटेगरी में माना जाता है, एसेट्स माना जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे हम